हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट 1975 इमरजेंसी। क्या हुआ था कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूरा देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है, जिसके वजह से कि लोगों का फंडामेंटल राइट को वोट कर दिया जाता है। और इंडियन डेमोक्रेसी में इस टाइम पीरियड को सबसे बड़ा डार्क पार्ट भी माना जाता है। तो फिर चलिए देखते हैं कि इसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या था। तो सरकार ने जो डिसीजन लिया था इमरजेंसी लगाने का, ये निर्णय सही था या फिर गलत था, और लोग इसको इतना डरावना क्यों माना करते हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरे डिटेल्स में समझ सके। एंड यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन देन सब्सक्राइब इट। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इसे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 1975 में देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे बहुत सारे रीजन थे, जिनमें से पहले रीजन ये है कि जब 1969 में कांग्रेस की सरकार थी तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज करने के लिए डिसीजन लिए थे। और ये 14 प्राइवेट बैंक में आशिक कपूर और जहांगीर टाटा जैसे बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर और इन्वेस्टर थे। अगर ये बैंक से अगर नेशनलाइजेशन हो जाते तो ये जो इन्वेस्टर थे, ये जो शेयर होल्डर थे, इनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान भी हो सकता था। और इंदिरा गांधी जितने जल्दी हो सके पार्लियामेंट से ऑर्डिनेंस लाकर ये पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए सोच रही थी, ताकि बैंक सबके पास आसानी से पहुंच सके। लेकिन क्या होता है कि ये जो 14 प्राइवेट बैंक्स थे, इनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों बैंक का एक बड़े शेयर होल्डर थे आशिक कपूर जी। आशिक कपूर जी अपना अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 31A एंड 31B के कारण सरकार कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिना कंपनसेशन एंड प्रॉपर पब्लिक एक्ट के बिना छीन नहीं सकती, जिसके वजह से कि आशिक कपूर जी सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं और ये प्राइवेट बैंक का नेशनलाइजेशन पॉलिसी विफल हो जाती है। अरे फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि इंडियन लेजिस्लेटिव जुडिशरी से हार जाती है और इंदिरा गांधी जी ने फिर से कुछ साल बाद प्री वर्सेस के खिलाफ और एक अमेंडमेंट केस लेकर आती है। प्री वर्सेस का मतलब ये होता है कि जो पहले जो किंगडम रूलर्स फैमिली थे, उन लोग को सरकार की तरफ से कुछ पेंशन दिया जाता था ताकि उनके रॉयल्टी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आ सके और वो रॉयल्टी लाइफ अपना अच्छे से जी सके। लेकिन इंदिरा गांधी जी ये पेंशन पॉलिसी के खिलाफ थे और इसको हटाने के लिए एक बिल लेकर आए थे। बट बहुत सारी रीजन की वजह से ये बिल भी पास नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद फिर से सरकार ने अनाउंस कर दी कि डेमोक्रेसी के तौर पे प्रिंसेस की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए प्री वर्सेस भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये बात फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और सुप्रीम कोर्ट इसको फिर से अवॉइड कर देता है। और क्या होता है कि इसके वजह से जो नवाब फैमिली थे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते, चुनाव लड़ना शुरू कर देते। और ये नवाब फैमिली में से महादेव राव सिंधिया नाम का एक राजा 1971 के इलेक्शन जीत भी जाते। इसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी जी फिर से गरीबी हटाओ नारा लगाकर 352 सीट्स लेकर मेजोरिटी के साथ जीता सकती है। मेजोरिटी और सेंट्रलाइजेशन पावर के वजह से इस बार लेजिस्लेटिव जुडिशरी से ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इसके अलावा 1971 के इंडो पाक वॉर के कारण इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव दिखाई दिया था। इन्फ्लेशन एंड एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। इसी दौरान गुजरात में कुछ घोटालों को लेकर नवनिर्माण नाम का एक आंदोलन दिखाई देता है, जिसमें कि स्टूडेंट्स और आम आदमी ने सड़क पर उतरकर बस जलाकर आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसके कुछ दिन पहले 1973 में क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी 250 से लेकर 300% तक बढ़ जाती है, जिसका बुरा असर आम आदमी को पड़ती है। और 1974 में गुजरात जैसा एक बिहार में और एक प्रोटेस्ट दिखाई देता है और अदर साइड में रेन्यू के बेटर कंडीशन को लेकर एक रेन्यू स्ट्राइक भी दिखाई देता है। इस सारे कारण के वजह से इंडियन इकोनॉमी में और भी भारी मात्रा में गिरावट दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी जी के ऊपर 2 बड़े बड़े केस भी चल रहा था, जिसको लेकर बहुत बड़ी मात्रा में चर्चा भी हो रही थी। जैसे कि इलेक्शन बैलेंस को मैनिपुलेट करने का इनके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन था और इनके जो इलेक्शन एजेंट थे यशवंत कपूर, वो एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय थे। और दूसरा ये है कि इन्होंने यूपी सरकार का मदद लेकर एक स्टेज लगाकर अपना प्रचार किया था, जो कि लीगल नहीं था, जिसके कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को लोकसभा से भी हटा दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी जी अपना अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी 24 जून को डिक्लेयर कर देती है कि इंदिरा गांधी जी की सारी राइट्स छीन लिया जा सकती है और ये अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन कोर्ट के ये हियरिंग के बाद इंदिरा गांधी जी के जो फेवर में जो लोग थे और जो अपोज में जो लोग थे, इन लोगों के अंदर हल्ला मचने लगती है। बट एट द सेम टाइम ऑपोजिशन से जेपी नारायण स्टूडेंट्स और कुछ आर्म फोर्स के मदद लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके वजह से कि देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। बट एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 352 emergency can be applied if India from the time of internal revolt और इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इन 1975 वाला इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाया गया था। और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली को रिक्वेस्ट के साथ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए एक ड्राफ्ट साइन करने के लिए भेजते हैं और प्रेसिडेंट के समर्थन के साथ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके 2 साल बाद भी प्रोटेस्ट जारी रहता है और लोगों का फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाता है। प्रोटेस्ट करने वाले और इमरजेंसी के खिलाफ जाने वाले को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा अगले इलेक्शन को भी पोस्टपोन कर दिया जाता है और आरएसएस और जमात इस्लाम जैसा ऑर्गेनाइजेशन को बैन भी कर दिया जाता है। इसके बाद 21 मार्च 1977 को एमएनसी हटा दिया जाता है और इलेक्शन होती है, जिसमें कि इंदिरा गांधी जी हार जाती है और पहली बार जनता पार्टी सत्ता में आती है।
तो ये था 1975 का एक डार्क पार्ट, जिसके वजह से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम भी हुए थे, जो कि कांग्रेस की सत्ता के टाइम पे पहली बार हुआ था। थैंक यू। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।